दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। एक नजर आज की हेडलाइंस क्या। 1429 कर्मचारी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नियुक्त। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ट्यूसडे टेस्ट पर बोले युवराज सिंह के पूर्व कोच सुखविंदर सिंह बाबा। हिमाचल प्रदेश तिब्बती संस्कृति को बढ़ावा देने पर बोले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। तो खबरें विस्तार से। 1429 कर्मचारी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नियुक्त। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 1388 नर्सिंग व 41 सहायक चिकित्सा सहित कुल 1429 कर्मचारी स्थायी तौर पर नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा बाकायदा ऑनलाइन परीक्षा लेकर उन नर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। रविवार को विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उन कर्मचारियों को नियुक्त पत्र वितरित करने के बाद कहा कि हम दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाने के लिए तैयार थे, लेकिन दिल्ली ने लोटा ही उल्टा रखा था। 20 फरवरी को सरकार बदलकर दिल्ली ने लोटा सीधा किया तो आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABHI-M सहित सभी रुकी हुई परियोजनाएं फिर से शुरू हो गई। राजधानी क्षेत्र दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री पंकज कुमार सिंह जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे सभी चिकित्सकगण, स्वास्थ्य विभाग में नवनियुक्त साथीगण, मीडिया के बंधुओं तथा उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वर्तमान अमृत काल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आज इस महत्वपूर्ण क्षण में हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आज आरोग्यमयी व स्वस्थ दिल्ली के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए 1300 से अधिक युवाओं को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति के लिए पत्र वितरण किए जा रहे हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के लिए प्रचार वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर यहां उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा जी का मैं हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत करता हूं। श्रीमान, आपके कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश भर में क्रांतिकारी सुधार संभव हो सके हैं। महोदय, आपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वन गवर्नमेंट अप्रोच को अंगीकार करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक टीम बनाकर आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाया है। महोदय, आज के शुभ कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर यहां उपस्थित विशिष्ट अतिथि दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में दिल्ली प्रशासन में सकारात्मकता व समन्वय के चिर आकांक्षित युग का सूत्रपात हुआ है। महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में प्रशासन ऋग्वेद के इस मंत्र का अक्षरशः पालन कर रहा है। समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्तम येषाम, अर्थात हमारे विचार समान हो, हमारी सभा समान हो, हमारे मन समान हो और हमारे चित्त एक से हो, अर्थात हम सब सदैव अपने लक्ष्य की ओर मिलकर कार्य करें। इस मंत्र को अंगीकार करते हुए आपके प्रोत्साहन में बहुत ही अल्प समय में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ठोस सफलताएं प्राप्त की जा सकी हैं। आयुष्मान भारत योजना का दिल्ली प्रदेश में सफल क्रियान्वयन, आरोग्य मंदिर की श्रृंखला की स्थापना, सालों से लंबित पड़े स्वास्थ्य इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को पूर्ण करने के लिए एक ठोस पहल तथा हजारों रिक्त पदों को निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा भरा जाना स्वास्थ्य व आरोग्यमय दिल्ली संकल्प के प्रति आपकी अविचल प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। महोदय, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित दिल्ली के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री पंकज कुमार सिंह जी का भी मैं भावपूर्ण अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं।
आपके कुशल मार्गदर्शन, अनवरत परिश्रम व अप्रतिम प्रोत्साहन द्वारा स्वास्थ्य विभाग निरंतर बहुआयामी सफलता प्राप्त कर रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण तथा दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति हम सभी को ऊर्जा व उत्साह प्रदान करती है। इसके साथ ही मैं यहां उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारियों, डॉक्टर्स, एलाइड एवं हेल्थ केयर पर्सनल तथा आयुष्मान भारत वाहन की टेक्निकल एवं आईसी टीम का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अथक परिश्रम व सहयोग द्वारा ही हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। मैं इस समारोह में उपस्थित खासतौर पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली युवा साथियों का भी स्वागत करता हूं। आप सभी ने अपने परिश्रम व प्रतिभा द्वारा यह सफलता प्राप्त की है, जिसके लिए आप सभी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियां। हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने निरंतर परिश्रम, प्रतिबद्धता और निस्वार्थ सेवा द्वारा जन सामान्य को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे तथा सबसे जरूरी विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण योजना का निर्वहन करते रहेंगे। मैं यहां उपस्थित हमारे मीडिया के सभी साथियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे समस्त प्रयासों और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में आप सभी की महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है, जिसके लिए हम सदैव आप सबके आभारी हैं। मैं तहे दिल से आशा करता हूं कि आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम हम सभी में इस अमृतकाल में स्वास्थ्य विभाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा तथा निरंतर प्रेरणा देने का काम करेगा। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। सचमुच आपके ये शब्द हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं और आप सब बधाई हो तुम्हें कि तुमने खुद को साबित कर दिखाया है, पार किया है हर इम्तिहान को, तब सफलता को पाया है। तो इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब हम आमंत्रित करते हैं दिल्ली सरकार के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, जिनके नेतृत्व में स्वास्थ्य और जनसेवा एक नई ऊंचाई पर पहुंची है। अनुरोध संबोधन के लिए डॉक्टर पंकज कुमार सिंह सर से। तो एक बार जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन और स्वागत करें। तालियां जोरदार। मैं हमेशा अपने जीवन में कहता हूं कि खाना कम खाना चाहिए, कंजूसी करनी चाहिए, लेकिन हंसने में और ताली में कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए। इस सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे अभिभावक, मेरे व्यक्तिगत मार्गदर्शक और देश के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान जेपी नड्डा जी, हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी, मैं खासकर इस भाषण से पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो स्वास्थ्य लगभग 3.25 महीनों में हमें सपोर्ट मिला, हमें उनका सहयोग मिला, जिससे हम लोग, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट काम करने में अग्रसर हो पाया। तो मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी के लिए, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आपकी तरफ से एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहूंगा। मंत्रिमंडल के मेरे सम्मानित मंत्रीगण, बहुत ही सम्मानित सांसदगण, माननीय विधायकगण, मेरे दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, तमाम अधिकारीगण,
नवनियुक्त होने वाले नर्सिंग अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया के साथियों तथा भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को दिल के स्वागत, अभिनंदन, वंदना करता हूं। मंच से इन महानुभावों की उपस्थिति और अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से आज नवनियुक्त नर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपना, मोबाइल रजिस्ट्रेशन सुविधा के युक्त आयुष्मान वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाना है। ये हम सबके लिए अत्यंत गर्व का पल है। मेरे प्यारे नवनियुक्त नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारी, आज मैं आप सभी को हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल होने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी नियुक्ति हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं जानता हूं कि आप सभी ने अपनी योग्यता और मेहनत के बल पर यह पद प्राप्त किया है और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि पारदर्शी तरीके से हमारे चयनित 1300 से अधिक अभ्यर्थी, नर्सिंग अधिकारी और 20 एलाइड वर्कर को आज हम नियुक्ति पत्र सौंपने जा रहे हैं। मैं आज इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और हमारे देश के स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टता और नेतृत्व क्षमता ने हमें स्वास्थ्य सेवाओं में नए मानक स्थापित करने का अवसर दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है और हमारे देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप सभी स्वास्थ्य कर्मचारी हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आप जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं और हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाइयों और बहनों, आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और पीएम वय वंदना योजना के तहत अब तक 3,91,000 से ज्यादा कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें करीब 2 लाख कार्ड वय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध कराए गए हैं। इसके माध्यम से कई धारकों को 108 सरकारी एवं प्राइवेट हॉस्पिटलों में 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार केंद्र सरकार की योजना आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम कर रही है और हमारी दिल्ली सरकार पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ इन योजनाओं को सफल बना रही है। हमने मोबाइल रजिस्ट्रेशन सुविधा से लैस आयुष्मान वैन को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आज इस वैन की संख्या और बढ़ाई जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति इस महत्वाकांक्षी योजना से वंचित ना हो सके। आप सभी नवनियुक्त नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी भूमिका हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए काम करेंगे। साथ ही मुझे ये भी विश्वास है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे। एक बार आप सभी को उसका स्वागत करता हूं। अपने विधायकगण, अपने मीडिया बंधु, अपने अधिकारीगण, फिर से मेरे लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, हमारी मुख्यमंत्री, उनका धन्यवाद करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग को उनका सपोर्ट, उनका विश्वास मिला जिसमें हम काम कर सके।
और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको आपके नए सफर की लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है आप सभी मिलकर हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के मजबूत बनाएंगे और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस संबोधन के लिए। और अब अनुभव की उन संवेदनाओं को सुना जाएगा जो सेवा के मौन नायकों के हृदय से निकलती हैं। मेरा अनुरोध नर्सिंग ऑफिसर मिस लवली खोकर से कि वे हम सब के सम्मुख अपना अनुभव साझा करें। और आप सबसे मेरा अनुरोध जोरदार करतल ध्वनि से अपने इस साथी का अभिनंदन करें। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं संक्षिप्त में मेरे विषय में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम लवली खोकर है। मैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक छोटे से गांव छपरौली से बिलोंग करती हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे हुई। जब मेरी प्रारंभिक शिक्षा चल रही थी तो उसके दौरान मेरी जो मदर थी डिप्रेशन की पेशेंट हो गई। उसकी वजह से घर में बड़ा होने के नाते बचपन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, जिसकी वजह से पढ़ाई में मुश्किलें आई। ग्रैंड मदर बहुत ओल्ड एज थी, मम्मी बीमार थी, भाई बहन बहुत छोटे थे। जैसे तैसे करके स्कूलिंग पूरी की। उसके बाद मैंने मेरी मम्मी की हेल्थ में थोड़ा सुधार होने के बाद दिल्ली से अपनी स्नातक पूरी किया। तत्पश्चात मैंने प्राइवेट अस्पताल में काम करना शुरू किया। काम के साथ साथ मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां शुरू की। मैंने बहुत सारी असफलताओं का सामना किया। चलते चलते समय ने एक बार फिर से करवट ली। कुछ समय पहले सुबह की ड्यूटी जाते टाइम एक तेज स्पीड में जाती हुई कार ने मुझे टक्कर दी। 8 दिनों के बाद मेरी नींद एम्स के ट्रॉमा सेंटर में खुली, जब मुझे पता चला कि मेरे को मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, मल्टीपल सर्जरीज हुई, मल्टीपल इम्प्लांट्स हुए। 4 महीने में कंप्लीट बेड रिडन थी। उससे उभरने में मेरे को 1 साल से ज्यादा का समय लगा। जिंदगी जैसे थम सी गई थी। मैंने सोचा कि अब क्या फायदा, बट एकदम सडन दिमाग में होता है कि हार भी नहीं सकते, कुछ तो करना चाहिए। दोबारा उठने और लड़ने का निश्चय किया। मैं काफी टाइम से दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जॉब्स का वेट कर रही थी। या तो वैकेंसी निकलती नहीं थी, निकल जाए तो वो कई बार उस पर रोक लग जाती थी, कई बार वो होल्ड हो जाती थी। मैंने इस बार जो वैकेंसी निकली तो थोड़ा एक्सेसिव हार्ड वर्क करके दोबारा से नए सिरे से मेहनत की। इस बार मैंने परीक्षा दी। परीक्षा सूची में मेरा नाम, परिणाम सूची में मेरा नाम देख के मेरे घर में एक अलग ही हैप्पीनेस थी। मैं इस सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि ये भर्ती इतनी जल्दी पूरी हो पाई। मैं धन्यवाद देती हूँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आज मुझे जो ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर मेरा एक कदम है। आपने जिस तरह से देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। यह अवसर मेरे जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। गम के आगोश में जो पलते हैं वही तो दुनिया का रंग बदलते हैं, और लाख कांटे बिछे हों राहों में चलने वाले फिर भी चलते हैं। बहुत बहुत आभार इन अनुभव के साथ। अब मेरा अनुरोध मिस अमिता, रिफ्लेक्शनिस्ट, अब वो आएं और हम सब के बीच अपना अनुभव साझा करें। एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत। मैं मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों, अधिकारियों और मेरे साथी कर्मचारियों को सादर प्रणाम करती हूं।
मेरा नाम अमिता है और ये बताते हुए मुझे अत्यंत गर्व और प्रसन्नता हो रही है कि मुझे दिल्ली सरकार के दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में रिफ्रैक्शनिस्ट के पद पर चयनित किया गया है। मैंने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी ऑनर्स इन ऑप्टोमेट्री किया। उसके साथ ही मैंने फेलोशिप डॉक्टर श्रॉफ आई हॉस्पिटल से अपनी पूरी करी। मैं पिछले 12 सालों से दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हूँ। इस दौरान मैंने अपनी नौकरी बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करी, जिसके बीच में कोविड का समय भी आया, हमने वो भी निकाला। लेकिन हमेशा मेरे मन में नौकरी को लेकर एक असुरक्षित माहौल रहता था कि कभी ये मेरी नौकरी स्थायी हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि वैकेंसी हमारे इतने सालों से निकली ही नहीं थी। आज जब मुझे दिल्ली सरकार में नियमित नियुक्ति मिली है तो यह मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी ही नहीं है, बल्कि मेरे आत्मसम्मान की जीत हुई है। मेरे इतने सालों की मेहनत अब रंग लाई है। मैं दिल्ली सरकार से तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूं, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया और इस मंच पर सम्मानित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सपने देखने का साहस रखते हैं वही दुनिया बदलने का हौसला भी रखते हैं, और सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो सफल होने का जोश और जुनून अपने मन में रखते हैं। तो आप सबको इस जोश और जुनून के लिए बधाई। अब जब नेतृत्व में संवेदना हो तो विकास जड़ों से जुड़ता है। एक समर्पित प्रशासक के रूप में आपने शहर को संवारने का संकल्प लिया है और स्वास्थ्य जैसे विषयों में नई रोशनी भर दी है। आपके नेतृत्व में दिल्ली ने सीखा है कि संवेदना भी शासन का हिस्सा होती है। इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से वे अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां, लगातार हाथ ऊपर करके जोरदार विशेष सम्मान में ये अभिनंदन, तालियां और अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से संबोधन का। आज के इस बहुत ही प्रसन्नता के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय नेता, देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री और अभी आदरणीय हमारे मंत्री जी ने कहा मेरे पर्सनल गार्जियन, वे केवल आपके नहीं, हम सबके गार्जियन, जिनके साथ वर्षों से काम करने का, काम सीखने का मौका हम सबको मिला। एक हंसती मुस्कुराती सौम्यता की पर्सनैलिटी और उनके मुस्कुराने भर से कार्यकर्ताओं के अंदर, लोगों के अंदर, अधिकारियों के अंदर जो ऊर्जा भर जाती है, ऐसे हम सब के आदरणीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के लिए मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। सर, आपकी उपस्थिति ने आज के कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। हमेशा से आपने दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यंत सहयोग किया और जो कल्चर पुरानी सरकारों का था, केवल गाना बजाना, बातें करना, परंतु स्वास्थ्य की दिशा लगातार बद से बदतर हो गई थी। और ऐसे में दिल्ली की जनता ने ये महसूस किया, हर मन ने ये बोला कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है साथियों, हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी, और देश की राजधानी की ये हालत थी पिछली 27 साल की सरकारों के
शासनकाल में कि 1000 व्यक्तियों पे मात्र 0.42 हॉस्पिटल बेड, यानी एक बेड भी दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के लिए मुहैया नहीं करा सकी। वो अस्पताल जो दिल्ली सरकार के थे, उनमें 38 अस्पतालों में मात्र 6 MRI, मात्र 12 CT स्कैन्स और दवाइयों की कमी, मशीनरी की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी, डॉक्टर की कमी, नर्सेज, पैरामेडिकल, हर चीज की शॉर्टेज। पेशेंट आता, गेट से ही लौट जाता, दवाइयां नहीं, इलाज नहीं। और उस हेल्थ के मॉडल की वो बात करते थे कि हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल दे दिया। एक नाम कहीं से खोज लाए, मोहल्ला क्लिनिक, और उस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। वो पोटा कैबिन जो सड़क किनारे नालों पे बनाए गए, बड़ी सी अपनी फोटो लगाई गई, बड़ी सी, ताकि आते जाते हजारों लोग उनकी तस्वीर देख सके। अंदर ना दवाई, ना मेडिकल स्टाफ, और मेडिकल स्टाफ डॉक्टर के नाम पे एक व्यक्ति जिसकी डिग्री का भी नहीं मालूम, और उसे ठेका दिया गया कि भाई पर पेशेंट 40 रुपए मिलेंगे, आप अटेंड कीजिए। और जिसका ध्यान पेशेंट के इलाज पे नहीं था, गिनती में था। आज कितने हो गए? और दिल्ली भर में जहां भी खुले, बड़े बड़े बिल दवाइयों के, मरीजों के, कैलकुलेशन ऐसी कि 200 मरीज अटेंड कर लिए। अरे भाई, एक मरीज पे अगर 5 मिनट भी लगाए तो इतने तो आपके वर्किंग आवर नहीं थे, जितने का आपने डेली का पर्चा भेज दिया। हर जगह भ्रष्टाचार के चलते दवाइयों की खरीद में भ्रष्टाचार, कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज में भ्रष्टाचार, आपकी हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने में भ्रष्टाचार। 22 हॉस्पिटल बिल्डिंग सालों से शुरू हुई, आज तक पूरी नहीं हुई, और उनका काम बंद पड़े हुए 4-4, 5-5 साल से वो काम बंद पड़े हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली को छोड़ के जाने वाली पिछली सरकार, और उसके बाद आई जनता की चुनी हुई, जनता के मन से बंधी हुई आज की वर्तमान सरकार। मुझे आज भी ध्यान है, जिस दिन 20 फरवरी को सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, माननीय नड्डा जी का फोन आया, आज की आज ही हमें आयुष्मान योजना लागू करनी है। सेम डे। तुरंत आपके आदेश पे उस 20 फरवरी को जिस दिन हमने शपथ ली, हमने पहली कैबिनेट बुलाई, और उस पहली कैबिनेट का पहला निर्णय हमने आयुष्मान योजना को पास करने का किया। ये थी आज की अपनी सरकार। वर्षों से लटका हुआ, अटका हुआ, भटका हुआ आयुष्मान योजना का निर्णय, जो दिल्ली की जनता के हित के लिए था, वो जो लागू नहीं हो पा रहा था, उससे लागू किया गया। और अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जी ने बताया कि आज तक लगभग 4 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन आयुष्मान योजना के तहत हो चुका है। 2 लाख लोग दिल्ली के 70+ आयु के वय वंदन योजना में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और लगभग 2258 लोगों का अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होके इलाज हो चुका है। 108 हॉस्पिटल आयुष्मान के लिए पैनलाइज हुए, और लगातार उसके बाद से एक एक काम जो दिल्ली की जनता के हित के लिए होना चाहिए था, उसको हमने करना शुरू किया। वो जो पैसा दिल्ली आरोग्य मंदिर के लिए केंद्र सरकार ने 4.5 साल पहले दिल्ली की सरकार को दिया था, 1750 करोड़ रुपए अपने अहम में
और न जाने किस वहम में पिछली सरकार ने वो पैसे इस्तेमाल नहीं किए, आरोग्य मंदिर नहीं बनाया, जबकि आरोग्य मंदिर और मोहल्ला क्लिनिक का कोई कंपैरिजन नहीं है। आरोग्य मंदिर यदि यहां है तो मोहल्ला क्लिनिक यहां है। एक एक सुविधा जो आरोग्य मंदिर के अंदर दी गई, आपकी टेस्टिंग्स वहां पर है, वैक्सीनेशन वहां पर है, इंजेक्शन, दवाइयां, सब कुछ वहां है। वहां पे पूरी तरीके से ट्रेंड डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ वहां है, फैमिली प्लानिंग के लिए मदद वहां पर है, बुजुर्गों की केयर वहां पर है। एक एक काम जो एक आप आरोग्य मंदिर में जाते हैं तो प्राइमरी हेल्थ के लिए बेस्ट सॉल्यूशन इन 1100 आरोग्य मंदिर जिनका बनना तय हुआ उनके अंदर दी जानी थी। पिछली सरकार ने नहीं किया, परंतु हमारी नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी ने कहा कि भाई ये 1750 करोड़ रुपए, रेखा जी बिल्कुल 1 रुपया भी जनता के हित का वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आपके पास मात्र 8 महीने हैं, इस 8 महीने में 1150 आरोग्य मंदिर दिल्ली में बनने चाहिए। जुट जाइए, लग जाइए और आपकी सरकार इस काम को पूरा करके दिखाए। मैं खुशी से बताना चाहती हूं आदरणीय हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब को कि सर अभी तक लगभग 100 आरोग्य मंदिर दिल्ली में तैयार हो चुके हैं, जिनमें से हमने 34 का उद्घाटन कर दिया और अगले बाकी के जो 70 हैं उसका उद्घाटन हम इसी माह में करने वाले हैं। और इसके बाद हर महीने 100 आरोग्य मंदिर हम जनता को सौंपते जाएंगे ताकि 31 मार्च से पहले पहले ये 1100 आरोग्य मंदिर का जो टारगेट है उसको हम पूरा कर पाएं और जनता को समर्पित कर पाएं। इसमें हमारी मदद हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमने सभी सांसदों को बताया। हमारे रामवीर सिंह विदुड़ी जी यहां बैठे हैं, हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी, हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी यहां पर हैं। एक एक लोकसभा में 150 आरोग्य मंदिर बनने हैं, एक एक विधानसभा में 15-15 आरोग्य मंदिर बनने हैं। सब लोग तुरंत लग के उन्होंने जगह चिन्हित करी और अपनी अपनी लिस्टें जमा कराई और लगातार उन आरोग्य मंदिरों के काम का पूरा सुपरविजन कर रहे हैं। एक बड़ी खुशी की बात है, टीम वर्क के साथ सब लोग मिल करके एक ध्येय, एक पथ और एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से जन औषधि केंद्र पूरे देश में खोले, पिछली सरकारों ने दिल्ली में उसे खोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि दिल्ली के प्रत्येक अस्पताल में अब हमने जन औषधि केंद्र खुलवा दिए हैं जो अब पूरी तरीके से चालू हैं। जनता को किसी भी प्रकार की बाहर से कोई भी दवाई लेने की जरूरत ना पड़े, सारी चीजें आपकी हॉस्पिटल के अंदर उपस्थित रहेगी। इसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के लिए, दवाइयों की खरीद के लिए सेंट्रल प्रोक्योरमेंट, हर पेशेंट की यूनिक आईडी और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट हर एक का, जिसमें पूरा रिकॉर्ड एक पेशेंट का हो, वो सारी की सारी डिजिटल तैयारी दिल्ली सरकार के द्वारा अब कर ली गई है। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से आपका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, हम दिल्ली में इस तरह की तैयारी कर देंगे कि दिल्ली में बिना इलाज के या इलाज की कमी के कारण किसी को भी अपनी जान गंवानी ना पड़े, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। और इसी श्रृंखला में आज का हमारा ये कार्यक्रम, साथियों, वर्षों से दिल्ली सरकार ने एक भी परमानेंट जॉब किसी भी विभाग में दी नहीं है। वर्षों बाद आज दिल्ली सरकार के इतिहास में यह दिन नोट किया जाएगा जहां पर इकट्ठे लगभग ये 1400 नर्सिस को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं।
हर एक हॉस्पिटल पे एक एक एमएस आते ही लगाया। इससे पहले 4 हॉस्पिटल्स में एक एक एमएस था। हमने डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए, पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए सारी तैयारियां कर दी है। मैं यही कहना चाहती हूं कि ये डबल इंजन की सरकार दिल्ली में दिल्ली की जनता के लाभ के लिए हर एक काम करेगी, हर एक सेक्टर में करेगी। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहां पे वो सारी सुविधाएं जनता को दी जाएंगी जिस पे उनका हक है। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, जिनको आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इतना कहना चाहूंगी कि ये केवल एक सरकारी नौकरी नहीं है, ये जनता की सेवा करने का एक बहुत सुंदर मौका आप सबको मिला है। अपनी इस जॉब के माध्यम से आप दिल्ली के लोगों की सेवा कर पाएं और उनको बेहतर एटमॉस्फेयर दें, उनके इलाज में एक भावनात्मक रूप से आप जुड़ें और दिल्ली के हेल्थ स्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाने के लिए आप सब काम करें। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सी बधाई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया। और कहीं ना कहीं आपने इन शब्दों को परिलक्षित किया कि रूप तुम्हारा, गंध तुम्हारी, मेरा तो स्पर्श मात्र है। लक्ष्य तुम्हारा, प्राप्ति तुम्हारी, मेरा तो संघर्ष मात्र है। दृश्य तुम्हारा, दृष्टि तुम्हारी, मेरी तो तुलिका मात्र है। और सृजन तुम्हारा, सृष्टि तुम्हारी, मेरी तो भूमिका मात्र है। मेरी तो भूमिका मात्र है। मेरी तो भूमिका मात्र है। अनुरोध अब कर रहे हैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से मंच पर आगे आ जाएं। अनुरोध सभी आदरणीय विशिष्ट हमारे अतिथिगण से कि अब वो अवसर आन पहुंचा है जब नियुक्ति पत्र वितरण होगा और हमारे नवनियुक्त साथी अपनी जिम्मेदारियों को आपके करकमलों से ग्रहण करेंगे। तो वो स्वर्णिम क्षण अब हम सबके बीच जोरदार करतल ध्वनि एक बार हम प्रकाश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सभी से अनुरोध अपनी प्रकाश में उपस्थिति दर्ज कराएं। हमारे आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के सम्मुख, आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली के सम्मुख और हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण के सम्मुख। और अब वो क्षण जब हमारे ये साथी इन नियुक्ति पत्र को ग्रहण करेंगे। तो अब इसी क्रम में पहला नाम लवली खोकर, नर्सिंग ऑफिसर, बाबू जगजीवन राम मेमोरियल हॉस्पिटल, ये अब अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगी। जोरदार करतल ध्वनि से अब हम अभिनंदन करें। ये वो क्षण जो आज दिल्ली जिसका इंतजार कर रही थी, माननीय श्री जेपी नड्डा जी के करकमलों से ग्रहण करती हुई जोरदार तालियां। इसी क्रम में अगली साथी अविनाशी टोपो, नर्सिंग ऑफिसर, लोकनायक हॉस्पिटल, अब अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगी। और आपकी ये तालियां इन्हें अपने काम को निष्ठा और लगन से करने में प्रेरणा देंगी। अब अविनाशी टोपो अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रही हैं। इसी क्रम में चैतन्या सिंह, नर्सिंग ऑफिसर, लोकनायक हॉस्पिटल, अब अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगी। जोरदार तालियों से अभिनंदन। अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रही हैं चैतन्या सिंह। और अब साक्षी द्राल, नर्सिंग ऑफिसर, गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल। आशा और उम्मीद आप इसी तरह, ये नियुक्ति केवल नियुक्ति नहीं, राष्ट्र सेवा का आह्वान है और इन नियुक्तियों से आप सब आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में मधु छिल्लर, नर्सिंग ऑफिसर, लोकनायक हॉस्पिटल दिल्ली। जोरदार तालियां। नियुक्ति पत्र ग्रहण करने की श्रृंखला में अब आमंत्रण अर्चना जी को। अर्चना, नर्सिंग ऑफिसर, लोकनायक हॉस्पिटल। जोरदार तालियां।
इसी क्रम में अब मेरा अनुरोध पंकज जिसे नर्सिंग ऑफिसर लोकनायक हॉस्पिटल अब अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगे। जो अवसर को सेवा मानते हैं, केवल नौकरी नहीं करते, राष्ट्र निर्माण करते हैं। और इस आशा और विश्वास के साथ कि आपके संकल्पों और आपके प्रयासों से हम एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। अब पंकज नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में अब गोपाल नर्सिंग ऑफिसर लोकनायक हॉस्पिटल, जोरदार तालियों से अभिनंदन। आज मिली है दस्तक एक नई पहचान की, आज से शुरुआत है सेवा और सम्मान की। इसी क्रम में मेरा अनुरोध नेहा सैनी नर्सिंग ऑफिसर लोकनायक हॉस्पिटल दिल्ली, अब जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। और नेहा जी अब अपना नियुक्ति पत्र माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त कर रही हैं। जोरदार तालियां। इसी क्रम में अमिता रिफ्रैक्शनिस्ट दीपचंद बंधु हॉस्पिटल दिल्ली, जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें और हम सब सहभागी बने इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में। इसी क्रम में मेरा आमंत्रण मोहम्मद आसिफ अरशद रिफ्रैक्शनिस्ट इंदिरा गांधी हॉस्पिटल दिल्ली, अब नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगे। यह नौकरी एक पड़ाव है, अंत नहीं। यह शुरुआत है, सीमाएं नहीं। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और इस धर्म को आप अपनाएंगे, इस आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध हमारे सभी आदरणीय अतिथिगण से वो अपना स्थान ग्रहण करें और हम सब प्रकाश में उपस्थिति अपनी दर्ज करें। ये वो क्षण जब हम अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं उस सामर्थ्य के लिए, उस पुरुषार्थ के लिए जो आप सबने किया है और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के आशीर्वाद से ये पल बहुत ही प्रकाशित हम सबके जीवन में। आपका चिंतन जनमानस की सेवा में रत, आपका चिंतन जनमानस की सेवा में रत, आपकी योजनाएं गांव से शहर तक की राहत, आपका नेतृत्व केवल कुशल नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा में समर्पित एक संकल्प, आपके विचार दिशा दिखाते हैं, आपका नेतृत्व विश्वास जगाता है। जोरदार करतल ध्वनि से आइए अभिनंदन करें आदरणीय श्री जेपी नड्डा सर का, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार तथा रसायन व उर्वरक मंत्री महोदय। अनुरोध सर से संबोधन और जोरदार हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन स्वास्थ्य के इस नए संकल्प का, नई आशा का और सर से अनुरोध संबोधन का। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री पंकज सिंह जी, हमारे दिल्ली सरकार में वरिष्ठ मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, मंचासीन अधिकारीगण, हमारे यहाँ उपस्थित सांसदगण और विधायकगण और दिल्ली के आज इस अपॉइंटमेंट के प्रोग्राम में उपस्थित हमारे नए जिन लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रहा है वह सभी लोग और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज बहुत ही खुशी का दिन भी है और खुशी का विषय भी है कि आज एक लंबे अंतराल के बाद हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रही है और एक तरीके से दिल्ली सरकार में अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया, मैं पूछ रहा था रेखा जी से कि कितने अंतराल के बाद, तो लगभग 15 वर्ष के अंतराल के बाद यह घड़ी आई है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है। मैं आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं में उसके पीछे क्या राज होता है
और उसके पीछे क्या सोच होती है और उसके पीछे क्या मनसा होती है, उसको हमको समझना चाहिए। इसलिए आज मैं इसको बहुत ही मोमेंटस ओकेजन मानता हूं, एक बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी मानता हूं कि आज के दिन लगभग 1200 से ज्यादा हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है, जिनकी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है, उनको पूरी होने के बाद दिया जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया शुरू हुई है और यह प्रक्रिया इन्होंने नहीं की है, यह प्रक्रिया आपने की है। आप कहेंगे कैसे? 20 तारीख फरवरी को आपने नया जनादेश दिया। आपकी ताकत, आपकी उस उंगली की ताकत जिसने उस बटन को दबाया और आज वो अपॉइंटमेंट का बटन दब गया, इस बात को समझना चाहिए। पहले की सरकारों ने सभी क्षेत्रों में उदासीनता दिखाई, हेल्थ तो इग्नोर्ड ही रहा। और जब मैं इग्नोर्ड बोलता हूं तो दिल्ली, जहां सबसे ज्यादा हेल्थ का पेशेंट लोड होता है, वहां की उदासीनता ने कितनी तकलीफ दी होगी, इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि पॉलिटिक्स में कुछ फैसले ले लेना, ये अपना है, ये पराया है, इस पर नहीं तय करना चाहिए। कौन आपके हक की रक्षा कर सकता है, इस पर फैसला होना चाहिए। कौन आपके हितों की रक्षा कर सकता है, इस पर फैसला होना चाहिए। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज स्पेशलाइज्ड मैन पावर की तरफ दिल्ली सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और उसको आगे बढ़ाने में काम चल रहा है। मैं रेखा जी को, हमारी मुख्यमंत्री महोदया को और हमारे पंकज सिंह जी को, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मुझे यह भी आपके साथ साझा करना है कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए दिए हुए थे। 1700 करोड़ 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना। तो इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि हमारी दिक्कत क्या थी कि हम तो पानी लेकर के तैयार थे कि हम आपको दिल्ली की प्यास बुझाएं, लेकिन आपने मतलब आपके निर्णय ने लोटा ही उल्टा रखा हुआ था, तो मैं क्या करता। बीस तारीख को आपने लोटा सीधा किया तो आयुष्मान भारत आपको मिल गया। ₹40 लाख दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी 2017 से 2017 के सितंबर महीने से गरीब लोगों को 5 लाख रुपए हर साल मुफ्त इलाज के लिए देने के लिए तैयार बैठे थे। कब से? 2017 के सितंबर से। लेकिन आपने लोटा उल्टा रखा था। बोल बोल के थक गया मैं। अरे भाई ले लो,
5 लाख रुपए गरीब लोग, वंचित लोग, पीड़ित लोग। और कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। ये जो झुग्गी झोपड़ी के बड़े चैंपियन बने हैं, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, इनको 5 लाख रुपए का मोदी जी हर साल मुफ्त इलाज के लिए देने के लिए तत्पर बैठे हैं ना। मेरी नाक आगे आती है। ऐसा अहम गरीबों के साथ इस तरीके का अन्याय किया गया। लेकिन आपने 20 तारीख को लोटा सीधा किया। तो मोदी जी ने आपको इसके साथ साथ सूद सहित वापस दिया। और दिल्ली में अब रहने वाले 70 साल से उम्र के कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का, किसी भी आय का, आमदनी का, जो भी व्यक्ति होगा, 70 साल से जिंदगी अंतिम सांस तक उसको प्रधानमंत्री जी का 5 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा इलाज के लिए। अब बुजुर्गों को भटकना नहीं पड़ेगा कि बच्चा अब मेरा इलाज छोड़ दो, अब आपकी जिंदगी है आगे, आप अपने बारे में सोचो, मेरे पर खर्च करके क्या होगा। आज एक एक बुजुर्ग को संभाल करके अंतिम सांस तक उसको जीने का अधिकार और उसका स्वस्थ जीवन रहने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जिसको बखूबी रेखा जी पूरा कर रही है। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम की रचना होने के कारण हमको फर्क पड़ता है। और आज दिल्ली के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि फाइनेंस कमीशन का भी, और बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का भी, इसके पैसे को दिल्ली की जनता के लिए सही तरीके से लगे और आप सब लोग उसमें पूरी ताकत से काम करें, ये मेरा निवेदन है। मैं कुछ बातें ज्यादा समय आपका न लेता हुआ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सही व्यक्ति को सही जगह पर रखने से क्या फायदा होता है और सही व्यक्ति को गलत व्यक्ति को सही जगह पर बैठाने से क्या फर्क होता है, इसको समझना चाहिए। 1997 में हेल्थ पॉलिसी आई। वो हेल्थ पॉलिसी चिंता करती थी कि तुम बीमार बनो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। पहले तुम बीमार बनो और फिर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में हेल्थ प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करना का मौका मिला। सारे देश में हम लोगों ने कंसल्टेशन करके 2017 में हम नई स्वास्थ्य नीति लेकर के आए। नई स्वास्थ्य नीति। और ये नई स्वास्थ्य नीति क्या थी कि अब सिर्फ हम क्योर नहीं करेंगे, हम सबसे पहले तो प्रिवेंट करेंगे कि बीमार ही ना हो कोई। फिर अच्छे हेल्थ को हम प्रमोट करेंगे ताकि वो स्वस्थ रहे। फिर उसके बाद उसको कहीं जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्योर करेंगे। फिर हम उसको रिहैबिलिटेट भी करेंगे। फिर हम उसको जेरियाटिक में भी हम ध्यान देंगे, बुजुर्गों का अलग से हम ध्यान देंगे। इसलिए हेल्थ को हम लोगों ने इंक्लूसिव बनाया, सर्वांगीण बनाया, सब चीजों को जोड़ करके बनाया। प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, हमारा रिहैबिलिटेटिव, जेरियाटिक, सबकी चिंता की गई। और इसीलिए इसमें से निकला आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमने क्या तय किया। अब देखिए क्या होता है, आप सोच का फर्क देखिए। समझदार व्यक्ति, दूर तक की सोचने वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सोचता है, और जिसको चटमंगनी पट ब्याह राजनीति करना, वो मोहल्ला क्लिनिक लेकर के खड़ा हो जाता है। क्या देते थे आप मोहल्ला क्लिनिक में? आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हर मां, हर बच्चे के बारे में जिस दिन वह कंसीव करती है उस दिन से लेकर, बच्चा पैदा होने से लेकर
उसके 2 साल के अंदर 24 बच्चों को इंजेक्शन लगने तक की चिंता आयुष्मान आरोग्य मंदिर करता है। यह फर्क पड़ता है, इसको हमको समझना चाहिए। गर्भावस्था में 6 बार चेक करना मैंडेटरी है और किसी को कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो उसको 8 बार चेक करना मैंडेटरी है और उसमें भी स्पेशलिस्ट के द्वारा चेक होना मैंडेटरी है। और ये सब होने के कारण आज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर में भारत लीड रोल अदा कर रहा है, लीड रोल अदा कर रहा है। उसी तरीके से हम आई का चेकअप भी करते हैं, हम ईएनटी का चेकअप भी करते हैं, हम मेंटल चेकअप भी करते हैं, हम डेंटल चेकअप भी करते हैं, हाइपरटेंशन का चेकअप करते हैं, डायबिटीज का चेकअप करते हैं। और हम लोगों ने तय किया है कि 30 साल की उम्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम सभी लोगों का ये मुफ्त चेकअप करेंगे और हम शुरू में ही पता करेंगे कि यह व्यक्ति हाइपरटेंसिव है, इसको हार्ट की डिजीज हो सकती है, यह व्यक्ति डायबिटिक की ओर जा रहा है, इसका रेनल फेलियर तक पहुंच सकता है, इसका इलाज शुरू कर दिया जाए, प्रिवेंशन का पार्ट शुरू हो जाए। इस काम को हम लोगों ने अपने हाथों में लिया है। उसी तरीके से कैंसर के लिए ओरल कैंसर, सर्विक्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इनकी भी स्क्रीनिंग हम लोगों ने कंपलसरी कर दी है। अब मैं विधायकों से निवेदन करूंगा, सांसदों से निवेदन करूंगा, रेखा जी के नेतृत्व में 1 साल में 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खड़े हो जाएंगे। हर दिल्ली के व्यक्ति को जिसकी 30 साल की उम्र हो गई है, महिला या पुरुष, सबकी स्क्रीनिंग कराने का काम आपका बनता है कि आप उसने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंचे। आप पहुंचाएंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी और उनकी स्क्रीनिंग होगी तो उससे वो बच सकेंगे। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, अभी तक लगभग हम 18 करोड़ लोगों का हाइपरटेंशन का हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं। डायबिटीज का हम 17 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग कर चुके हैं। ओरल कैंसर का हम 15 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग कर चुके हैं। ब्रेस्ट कैंसर का हम 7.5 करोड़ लोगों बहनों का स्क्रीनिंग कर चुके हैं और सर्विक्स कैंसर का हम 4.5 करोड़ महिलाओं का हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं और उसमें से हम अर्ली डायग्नोसिस करके हम उनको रोकने का प्रयास करते हैं। यह फर्क पड़ता है, सही व्यक्ति, सही नेता, सही जगह पर आप बैठाते हो तो उसका क्या फर्क पड़ता है। और नहीं तो भ्रष्टाचार होता है, हर एक तरीके की समस्याएं आती हैं। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे यहां मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यानी मां का प्रसूतिकरण के दौरान और गर्भावस्था के दौरान जिनकी मृत्यु होती है, उसमें भारत में डिक्लाइन इतना हुआ है कि 1 लाख बर्थ में 130 जहां होता था वह 93 पर आ गया। और उसी तरीके से नवजात शिशुओं की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी थी वो 39 से घट करके 3 पर आ गई। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी, यानी 5 साल के बच्चों से नीचे की उम्र के लोगों की मृत्यु दर में भारत में 42% की गिरावट आई है, जबकि दुनिया की गिरावट 14% है। हमारे नियोनेटल मोर्टेलिटी में जहां गिरावट है वो 40% भारत की हुई है, जहां दुनिया की गिरावट सिर्फ 11% है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक चैलेंज भी आपको आज देकर के जाना चाहता हूं, बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज है कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन पर भारत सरकार पूरी तीव्र गति से काम कर रही है। और इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि दिल्ली में भी इसको आप चैलेंज के रूप में लीजिए। सभी सांसद और विधायकगण, मंत्रीगण अपने अपने इलाके में जो वल्नरेबल एरिया है, जहां इसके इंसिडेंट्स ज्यादा हो सकते हैं, उसकी हमको चिंता करने की जरूरत होगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें भारत का जो डिक्लाइन है ट्यूबरक्लोसिस का वो 17.5% है और ग्लोबल डिक्लाइन जो है वो 8.3% है। यानी हम दुनिया के डिक्लाइन से डबल से भी ज्यादा हमारा डिक्लाइन है। ये इस तरीके की स्थिति आकर के खड़ी हुई है। आपसे मैं एक बात और कोई कहना चाहूंगा
इस शताब्दी के अंत तक आप एक ही दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जानते थे, और आप जो मेडिकल कॉलेजेस खुले थे वो 20-20 साल पुराने खुले थे। एक अंबेडकर कॉलेज को खुलाते मेरे दम उखड़ गया। ये यहाँ की स्थिति थी। लेकिन आज आपको जानकर की खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में आज देश में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गए। 20 हमारे यहां आपने लोटा उल्टा रखा हुआ था, लेकिन देश में लोटा सीधा रखा था, इसलिए 387 मेडिकल कॉलेजेस जहां थे वहां आज 780 मेडिकल कॉलेज खुल गए। 700 जहां 51,000 अंडर ग्रेजुएट की सीटें थी, आज 1,18,000 सीटें हैं। और फिर मौके का फायदा उठाइए, अगले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार हमें 75,000 सीटें और बढ़ानी है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें दिल्ली का हिस्सा कितना बनता है, और उसी दृष्टि से हमें काम करने की आवश्यकता होगी, ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। मुझे खुशी है कि आप आयुष्मान भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने इतने ही समय में 4 लाख से ज्यादा आपने आयुष्मान के कार्ड बना दिए। आप आज झंडी दिखा करके आप उन वैन्स को रवाना करेंगे जो रजिस्ट्रेशन करेंगी, घर घर जा करके, मोहल्ले मोहल्ले में जा करके वहां रजिस्ट्रेशन करेंगी। सही मायने में तो सरकार जनता के द्वार आप पहुंचा रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इसमें पूरी ताकत से जुड़िए और इसका सदुपयोग कीजिए, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपने पूरी शक्ति के साथ इसको धरातल पर उतारेंगे तो अच्छा रहेगा। आज जिन नर्सिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रही है उनको मैं विशेष करके बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और यह भी बताना चाहता हूं कि आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप ही सरकार की नीयत और सरकार के उद्देश्य को उतारने वाले धरती पर आप ही हमारे दूत हैं, आप ही उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपको बहुत ही बड़ा ईश्वरीय कार्य मिला है, ये सबको नहीं मिलता। ईश्वरीय कार्य, मरीज के लिए डॉक्टर और पैरामेडिक्स ये भगवान के रूप होते हैं, उनको नया जीवन मिलता है, उनको उस तरीके से जीने का एक मौका मिलता है, और उसमें आपका भावनाओं के साथ जुड़कर उसकी सेवा करना यह एक हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको सिर्फ रोजगार का जरिया ना माने, बल्कि इसको मिशन माने, इसको अपना उद्देश्य माने, जीवन सेवा भाव से देखें, और आप इसमें सफल हों। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। हमारे स्वास्थ्य परिवार के मुखिया के तौर पर आपके ये निर्देशक शब्द निश्चित तौर पर हम सबको गौरवान्वित कर रहे हैं। मेरा अनुरोध आप सब से एक बार स्टैंडिंग ओवेशन हम सब। बढ़ते अगली खबर की ओर। इंडिया इंग्लैंड दूसरे टेस्ट पर बोले युवराज सिंह के पूर्व कोच सुखविंदर सिंह बाबा। भारत कर रहा शानदार प्रदर्शन, शुभमन ने दबाव में दिया शानदार जवाब। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले को लेकर युवराज सिंह के पूर्व कोच सुखविंदर सिंह बाबा ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा कि भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। शुरुआत में कहा गया था कि यह संक्रमण काल है और नई टीम बन रही है, लेकिन इसके बावजूद हमने पहले मैच पूरी तरह नहीं गंवाया। हमने 4 दिन तक मैच पर दबदबा बनाए रखा। शायद एक दिन ऐसा था जब हमने विकेट को गलत पढ़ा, या फिर हमें उनके गेंदबाजों के खिलाफ तालमेल बैठाने पे वक्त लगा। बिल्कुल जी, भारत बहुत बढ़िया कर रहा है, और जबकि शुरू में ये कहा गया था ट्रांजिट है पीरियड हमारा, अभी नई टीम बन रही है, पर जो टीम है उसने जाके दिखा दिया। देखो पहले मैच में हम हारे, एक्चुअली हारे नहीं, 4 दिन तक हम डोमिनेट करते रहे। एक दिन जरा थोड़ा सा है ना, उसमें हम ये सोच सकते हैं भी विकेट को रीड करना था, एक्लेमेटेशन होनी थी वहाँ की, बॉलर्स बिहेवियर, शुभमन गिल के ऊपर कप्तानी एकदम आई तो प्रेशर था। लेकिन वो जो उसने 100 किया और उसके बाद उसने 200 और फिर दोबारा 100 करके एक स्टैंप लगा दी, भी मेरा टाइम शुरू हो गया। और
टीम अब यहाँ से बहुत ऊपर ही जाएगी और इस मैच में भी मेरे को पूरी उम्मीद है भी। अभी तो शायद बारिश के करके रुका हुआ है, तो इंडिया जीतेगी। देखिए जी, वो शुरू से ही कप्तानी करता है, अंडर 16, 19 वर्ल्ड कप में कप्तानी करके उसने टीम को जितवाया। तो अभी जीटी की उसने T20 में कैप्टनशिप की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा उसने किया। तो इंडियन टीम की कैप्टनशिप जब मिलती है तो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बहुत सारे हमने कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें देखा भी कप्तानी के प्रेशर के साथ जो प्लेयर है उसकी अपनी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। लेकिन शुभमन गिल ने पहले मैच में सेकंड इनिंग में 100 करके और 200 250 से फॉलो किया और फिर 150 से फॉलो करके साबित कर दिया है भी उसके ऊपर आप जितना प्रेशर डालोगे, जितना वो करेगा वो उतना ही निखर के आएगा। और वो ही उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, या उसने यूं कहो टीम को एक संदेशा दिया है कि मैं जो कहूँ वो तुमने सुनना नहीं, मैं तुम्हें कहूँगा नहीं, तुमने वो करना है जो मैंने किया है। तो ये एक बहुत अच्छा उस इरा टीम इंडियन टीम का शुरू हुआ है जिसमें कि शुभमन गिल बहुत अच्छा करेंगे आगे। देखिए वहाँ पर जो टीम मैनेजमेंट है, कैप्टन है, वो सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे तरह से रीड करके और डिसीजन ले सकते हैं। तो लेकिन बॉलर्स में सिराज है, उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन आकाशदीप ने आगे बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अब हम प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो लग रहा है अभी उसको बहुत मार पड़ी, लेकिन टीम प्लान ही वैसा होगा, उसको हो सकता है कहा गया हो भी तुमने बाउंसर्स मारनी है, छोटी बॉल करके आउट करना है। तो ओवरऑल जो टीम है, आप अगर देखें स्पिनर्स हैं या फास्ट बॉलर्स हैं, वो पहले मैच से दूसरे मैच में इम्प्रूवमेंट है और ये आगे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी क्योंकि सेटल होते जाएंगे ये सभी के। अब आप देखिए हमारी टीम के पास बॉलर्स जो हैं, एक जडेजा और सिराज है जिनके पास एक्सपीरियंस है, बाकियों के तो थोड़े थोड़े मैच हैं। रही कुलदीप की बात तो वो भी खेलेगा नेचुरली, उसके जैसा भी कोई जो रिस्ट स्पिनर नहीं है और उसका बहुत एडवांटेज होगा। अगर टीम मैनेजमेंट को लगेगा तो वो भी खेलेगा जरूर। देखिए हमारी बैटिंग तो ऑलरेडी इन्होंने प्रूव कर दिया है, बहुत अच्छी चल रही है, और बॉलिंग भी इस मैच के अंदर प्रूव कर दिया क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, ये नहीं था भी कोई उसमें वो था। लेकिन उसके बावजूद हमारे फास्ट बॉलर्स ने 6 विकेट, एक फास्ट बॉलर लेके जाता है, 4 दूसरा लेके जाता है, तो बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। स्पिनर्स भी अच्छा रोल अपना कर रहे हैं और अभी तो अगले मैचेस में बुमराह भी खेलेगा तो एक और एडवांटेज है, कुलदीप भी है तो एक और एडवांटेज है। तो मुझे नहीं लगता ये सीरीज अब इस स्टेज के ऊपर से इंडिया कहीं पे हारेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश तिब्बती संस्कृति को बढ़ावा देने पर बोले डिप्टी सीएम। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने तिब्बती संस्कृति के प्रचार प्रसार को लेकर एक कार्यक्रम में कहा है कि भारतीय और तिब्बती छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम में बेहद शानदार था। ऐसे छात्रों को हमारे अन्य आयोजनों में भी भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए ताकि यह सांस्कृतिक आदान प्रदान का सिलसिला लगातार बना रहे। उन्होंने आगे कहा है कि हम विभाग को निर्देश देंगे कि इस पर गंभीरता से विचार करें और यह देखें कि इन कार्यक्रमों को आम जनता के सामने किस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। नहीं, आप अभी भी देख रहे हैं कल्चरल परफॉर्मेंसेस बहुत ही बेहतरीन है जो तिब्बत के बच्चों ने, इवन इंडियन बच्चों ने उनके साथ मिलके या टीचर्स ने जो यहाँ पे पेश की हैं वो बेहतरीन है। और जब हमारे मेले होते हैं, हमारे दूसरे कार्यक्रम होते हैं, समर फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें भी इनको मौका मिलना चाहिए तो कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलता रहे। तो उसके लिए हम विभाग को निर्देश देंगे कि वो इसमें देखें कि किस ढंग से हम इनके कार्यक्रमों को भी जो है जनता के सामने पेश रख सके। इनका कल्चरल हेरिटेज बचा के रखने की जरूरत है और चिकित्सा पद्धति बचा के रखने की जरूरत है। और दलाई लामा जी के बारे में हालांकि उन्होंने कल ही कहा है कि अभी मैं 30-40 साल और जीऊंगा। हम तो ये चाहते हैं कि उनकी दीर्घ आयु हो, हजारों साल वो जिए, लेकिन चीन को किसी भी तिब्बत की आध्यात्मिक फैसलों में दखल की इजाजत नहीं दी होनी चाहिए, ना ही दी जा सकती है। बढ़ते खबर क्या, बोडोलैंड में नया सवेरा बीटीसी प्रमुख प्रमोद बोरो। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिलिंग के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो ने क्षेत्र में शांति और विकास को लेकर कहा है कि दशकों तक बोडोलैंड में
हिंसा, हत्याएं, अस्थिरता और अलग अलग समूहों एवं समुदायों के आंदोलन होते रहे। यहाँ के लोगों की वर्षों से प्रार्थना और इच्छा थी कि बोडोलैंड में परिवर्तन हो। 2020 के समझौते के बाद लोगों को पहली बार स्थायी शांति, विकास और तरक्की की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि 2020 में जब हमें काउंसिल चलाने का अवसर मिला, हमारा पहला लक्ष्य था शांति बनाए रखना और लोगों का खोया हुआ विश्वास और खुशियां वापस लाना। Bodoland, as you know, decades after decades, Bodoland witnessed violence, killings, unrest, and so many, movements of different groups and different communities. It was a long time prayer and wish of the people that the transformation should happen in the Bodoland. So after 2020 Accord, the people of Bodoland could think about sustainable peace and growth and development. We came to power. We came to the council to run the council. The people has given us opportunity in 2020. Immediately after coming to council, it was our focus to sustain the peace. It was our focus to regain the lost trust and lost happiness from the people. Once we saw that people, they forgot how to smile, how to talk, share actions with people in a smiling face. So people feared each other. One community feared other. One community, always hatred others. That kind of situation was there in the Bodoland. But after 2020, the reconciliation started, healing started, sharing among the communities that started. So now the result is coming, that 26 community coming together. They are sharing each other. They are participating in different programs, whether it is social program, cultural program. They are participating each other and listening each other. So the transformation started in Bodoland, and I hope this kind of initiative, this kind of transformation will bring another dawn in the Bodoland, where we can see the development everywhere. For the first time, there's a Bodoland Lifetime Achievement Awards to be given to the various personalities in the folk culture also. So it is a very unique initiative taken by the BTC government for the first time. See, we have to respect each other. So what happened in last 4 and 5 decades, everybody was trying to protect their identity and culture. Every community, they were busy in their struggle to protect their identity and culture, whatever they have. But now, as the peace is prevailing, now people have the opportunity to think about their future. So we are thinking of our future. To sustain the peace and to have a better future, we have to respect each other. So this initiative of giving award, conferring award to our folk culture, folk dance, folk song, this is one initiative to respect and recognize the communities living in the Bodoland. And also we have published today one book where 1001 words and 1001 sentences are there of 18 different groups, different communities, 18 different languages. This is also going to bridge the community to learn each other, to know each other, and one equal status for all of these communities. So in the last 5 years, Bodoland has witnessed the peace. What will be the next 5 years? See, now peace is, just beginning. In 4 years is not a long time. So 4 years, 5 years is just beginning. So we have to sustain the peace. Along with peace, to sustain the peace, we have to sort out other issues. We have economic issues, we have educational issues, we have social issues. All issues should be resolved in time so that we can sustain the peace and also communal harmony among the people. पढ़ते खबर की ओर। बाबा बागेश्वर के बयान पर कांग्रेस नेता राजेश राठौर का तंज। बाबा बागेश्वर के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने कहा कि भारत संतों की भूमि रहा है और संतों ने हमेशा हमें रास्ता दिखाया, लेकिन हम उन्हें याद नहीं रखते जिन्होंने सही मार्ग नहीं दिखाया। उन्होंने बाबा बागेश्वर की जाति पर दिए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बाबा बागेश्वर कहते हैं कि वे उन लोगों का विरोध करेंगे जो जाति की बात करते हैं। अगर ऐसा है तो पीएम मोदी भी जाति की बात करते हैं। क्या वे
वे उनका भी विरोध कर। देखिए, यह भारत साधु संतों का और ऋषि मुनियों का यह देश रहा है। वो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, लेकिन जो साधु संत अच्छे मार्ग नहीं दिखाए उनको लोग याद नहीं रखा है। अगर हम साधु संतों की बात करें तो वो संदेश देश समाज में सद्भाव का। अगर बाबा बागेश्वर कहे हैं कि जात का जो बात करते हैं उनका वो विरोध करते हैं, तो जात की बात तो देश के प्रधानमंत्री किए थे कि हम अति पिछड़ा है। तब जबकि प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो समान कास्ट थे। पहले प्रधानमंत्री है देश में, जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो समान कास्ट के होते हैं, और प्रधानमंत्री होते हैं तो अति पिछड़ा जात के हो जाते हैं। और जात की बात तो प्रधानमंत्री का बोले थे। इसका मतलब है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री को कोसा है, तो प्रधानमंत्री से माफी मांगा है धीरेन्द्र शास्त्री जी। चूंकि प्रधानमंत्री जी तो धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा नहीं छोट भाई मानते हैं, तो अपने बड़े भाई को धीरेन्द्र शास्त्री जी कहे कि जात की बात आप क्यों किए तो माफी मांगिए। बढ़तेली खबर क्या, हीराकुंड बांध के 12 गेट खोले गए। ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश के बाद महाज नदी में जलस्तर बढ़ा। हीराकुंड बांध प्रशासन ने जानकारी दी है कि ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के चलते महाज नदी में जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा उपायों के तहत आज हीराकुंड बांध के 12 गेट खोले गए ताकि अतिरिक्त पानी को नियंत्रित रूप से नदी में छोड़ा जा सके। बांध प्राधिकरण के अनुसार पानी छोड़े जाने से पहले चेतावनी सायरन बजाया गया और सभी संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान बांध प्रशासन और जिला अधिकारियों की निगरानी में जल प्रवाह किया गया। জল এসে যাবে, পাথর অব্দি জল এসে যাবে। আবার কি দেখবে? চলে আয়, কালকে দাদুকে নিয়ে চলে আয়। কালকে দাদুকে নিয়ে চলে আয়। হ্যাঁ, কালকে দাদুকে নিয়ে গাড়ি ছিল, দাদুকে নিয়ে চলে আসবে। হ্যাঁ, কাজ হচ্ছে। এতদূর অব্দি জল এসে যাবে, পাথর অব্দি জল এসে যাবে। बढ़तेली खबर की ओर, बरा में चेकिंग ड्राइव के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। बरा थाना क्षेत्र में मोबाइल और चेन स्नैचिंग के खिलाफ चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी धर्मवीर उर्फ राज और ध्रुव उर्फ प्रभात के पैरों में गोली लग गई। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से एक अवैध हथियार भी बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि दोनों आरोपी लंबे समय से लुटपुट और झपटमारी की घटनाओं में शामिल। विगत दिनों में दक्षिण जोन के कई थाना क्षेत्रों में मोबाइल स्नैचिंग एवं चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी, जिसके क्रम में सभी को निर्देश दिया गया था कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में गहन चेकिंग एवं पिकटिंग की व्यवस्था कराएं। आज रात्रि में इस बात की सूचना प्राप्त हुई कि इन घटनाओं में शामिल अभियुक्त पुनः इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और पुनः किसी बड़ी घटना को करने की फिराक में हैं। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक बर्रा एवं उनकी टीम जब यहाँ चेकिंग कर रही थी तो एक बाइक से 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिनको रोकने का और चेकिंग करने का प्रयास किया गया तो वो व्यक्ति रुके नहीं और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुनः भागने लगे। हॉट चेज में जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो पुनः वो फायर किए और उसी के क्रम में जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम ने भी फायर किया, जिसमें बाइक से दोनों बदमाश गिरे और जब जा कर के देखा गया तो दोनों के ही पैर में गोली लगी थी। और उनसे जब उनका नाम पूछा गया तो एक अभियुक्त ने अपना नाम
धर्मवीर उर्फ राज बताया एवं दूसरे ने अपना नाम ध्रुव उर्फ प्रहलाद बताया, जो मूल रूप से जनपद फतेहपुर के रहने वाले हैं। और उन्होंने यह स्वीकार किया कि विगत दिनों में उन्होंने नौबस्ता, गुजैनी, बर्रा, गोविंद नगर, चकेरी आदि थाना क्षेत्रों में कई मोबाइल स्नैचिंग एवं चेन स्नैचिंग की घटनाएं की हैं। इस क्रम में उनसे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने कुछ ज्वेलर्स के भी नाम बताए जहां पर उन्होंने इन चीज़ों को बेचा है, और जो मोबाइल्स जहां पर उसका डिस्पोजल करते थे उसके बारे में उन्होंने बताया है। इस बारे में और गहनता से उनसे पूछताछ अभी की जाएगी। और इनका आपराधिक इतिहास भी हम लोगों ने CCTNS के माध्यम से पता किया तो इन दोनों अभियुक्तों पे 1 दर्जन से अधिक अभियोग लूट, चोरी एवं छिनैती के हैं। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे हैं। ये बहुत शातिर अपराधी हैं और लगातार इस क्षेत्र में इन घटनाओं को कर रहे थे, और पूर्ण विश्वास है कि इन अपराधियों के मुठभेड़ में गिरफ्तार होने के पश्चात ऐसी घटनाओं पर पूरे क्षेत्र में अंकुश लगेगा। हमारी टीम ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। DCP साहब, ACP नौबस्ता, इंस्पेक्टर बर्रा, गुजैनी और जो हमारी टीम, हमारी क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम है, सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और इस समस्त जो हमारे थाना स्तर की टीम है, सर्विलांस की टीम है, उनको उचित प्रोत्साहन एवं प्रशस्ति पत्र हेतु CP महोदय से अनुशंसा की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई लगातार बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शनिवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार पर असर पड़ा है। कई निचले इलाकों में पानी भरने के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। नगर निगम और जल बोर्ड की टीमें जल निकासी के प्रयास में बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर पुंछ जिले के मेंढर तहसील में सैनिक रैली का आयोजन। भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट द्वारा पुंछ जिले के मेंढर तहसील में पूर्व सैनिकों के लिए एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों ने भाग लिया। रैली का उद्देश्य पूर्व सैनिकों के साथ संवाद स्थापित करना, उनकी समस्याएं सुनना और उन्हें सरकार व सेना द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना था। साथ ही मेडिकल कैंप और सहायता काउंटर भी लगाए थे। सेनाधिकारियों ने पूर्व सैनिकों के योगदान को सराहते हुए कहा है कि वे सेना की रीढ़ है और देश की सेवा में उनका योगदान अमूल्य है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने योजनाओं का वर्चुअल शुभारंभ एवं भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडरिया में 61 विकास परियोजनाओं का वर्चुअल रूप से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 72.70 करोड़ है। यह विकास कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण और ग्रामीण संरक्षण जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, भगवान भोरम देव की, भगवान भोरम देव की। आज पंडरिया के पावन भूमि में आयोजित कबीरधाम जिला के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 72 करोड़ के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में रायपुर से वर्चुअली जुड़े हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जेमन 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में चहुमुखी विकास करीन और छत्तीसगढ़ से भूख लाभी भगाइन और सड़क, बिजली, पानी हर तरह के विकास के काम करीन। ऐसे चाउर वाले बाबा आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, हमारे राजनांदगांव के सांसद श्री संतोष पांडे जी, पंडरिया के लोकप्रिय विधायक महोदया श्रीमती भावना बोहरा जी, हमारे कबीरधाम जिला के अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सियाराम साहू जी, पूर्व विधायक श्री अशोक साहू जी, श्री राम कुमार भट्ट जी, गोपाल साहू जी, मंच में विराजमान सबो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, वहां के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण और पूरे पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से आए हजारों के संख्या में सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, सज्जन वृंद, मातृशक्ति हमारे भाई बहनी मन, युवा साथी मन और हमारे मीडिया के साथी भाई मन, मैं सबकर ले पहले आप मन से क्षमा चाहत हूं। हमन तीनों यहाँ रायपुर में 10 बजे से पंडरिया जाए बर तैयार हन। आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय विजय शर्मा जी, तीनों 10 बजे से ही पंडरिया जाए के लिए तैयार हमन बैठे हन। लेकिन आज हमार दुर्भाग्य की मौसम साथ नहीं दईस, हेलीकॉप्टर वाला मना कर दीस और इसलिए आज वर्चुअली हमला रायपुर से ही आप मन के दर्शन करना पड़त है, आप मन से जुड़ना पड़त है। एक लिए आप मन से क्षमा प्रार्थी और आप मन के मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करत हूं। हमार बहनी भावना बोहरा बहुत मेहनत करे रही आज के कार्यक्रम में, बारिश के बाद भी हजारों के संख्या में आज के कार्यक्रम में आईन है। मैं सब से भी मैं आज क्षमा चाहत हूं और डॉक्टर साहब जैसे बताई नहीं कि आज के कार्यक्रम हर उधारी रही से बाद में फिर हमन आबो। आज तो वर्चुअली जुड़े हन रायपुर से, लेकिन फिर एक बार पंडरिया हमन प्रत्यक्ष आप मन के दर्शन लाभ करे बर हमन जरूर आबो। हमर ये तीनों जन के वादा है और हमार भावना बोहरा जो आप मन के पंडरिया के एक जागरूक विधायक है और जेकर परफॉर्मेंस विधानसभा में बहुत अच्छा रहे, अपन क्षेत्र के प्रदेश के समस्या ला बहुत मजबूती के साथ विधानसभा में उठा थे। क्षेत्र के जो आवश्यकता है ओला मांग के रूप में रखे भी और बहुत समाज सेवी है। अभी डॉक्टर साहब गिनात रही कि कैसे कैसे समाज सेवा के काम
उमन करत हैं। और आज 5 बस भी अपन तरफ से जो क्षेत्र के हमार महाविद्यालय के हमार बेटी हैं उमन के आवागमन में सुविधा हो, कॉलेज जाए में हमला सहूलियत हो, एक 5 बस अपन तरफ से देते हैं। एक मैं उमन के बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ। एक मिसाल है जनप्रतिनिधि मन का कर सकते हैं जनता के लिए, एक मिसाल कायम हमार बहनी भावना बोहरा हर करीन है। आगे भी ऐसे काम करते रहे। बहुत बहुत उमन के साथ में शुभकामना है। और आप सब जानत हो कि अभी हमार सरकार ला आज 72 करोड़ के काम के लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुए है। और ये पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ही है। और इसलिए मैं पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के सभी भाई बहनी मल्ला भी ये विकास काम के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। अभी हमार सरकार के आप मन के आशीर्वाद से 1.5 साल पूरा हो थे। और 1.5 साल में हमन मोदी के जो गारंटी रही, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विधानसभा चुनाव के समय 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासी मन से वादा करे रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के काम हो, चाहे किसान मन से किया गया वादा हो, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के बात हो, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के दाम हो, 2 साल के बकाया बोनस भी हमन 3716 करोड़ रुपया देह के काम करें। आज रामलला दर्शन योजना, आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना जो हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू करे रहीन, पिछला सरकार जो ला बंद कर दे रही ओला फिर शुरू करे हन। आज तेंदुपत्ता से हमार सरगुजा बस्तर संभाग के करीब 12-13 लाख परिवार जुड़े हैं। उमन के तेंदुपत्ता की कीमत 5,500 करे हन। चरण पादुका योजना फिर शुरू करे हन। ये सब काम आपन के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। अभी हमारे पंचायत मंत्री बैठे हैं, डिप्टी सीएम, हमार वादा रही कि हमन पंचायत में बैंक के सुविधा देबो। और अटल डिजिटल सेवा केंद्र आज 1460 ग्राम पंचायत में पूरे प्रदेश में शुरू करे हन। वहाँ के लोगन मन ला पैसा कौड़ी बैंक जाना नहीं पड़त है। और आने वाला 6 महीना में और 5000 ग्राम पंचायत ला जोड़ना है। और अगले साल के जो 24 अप्रैल के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होते तब तक प्रदेश के सभी पंचायत में ये व्यवस्था देना है। अभी भूमि रजिस्ट्री के विषय में भी पहले काफी गलत सलत होत रही से, तो वो सब के भी हम क्रांति लाए हन। अब कोई फेक कोई झूठा रजिस्ट्री भी नहीं हुई। रजिस्ट्री के साथ में नामांतरण भी हो जाही। कोई अपन बेटा बेटी ला अपन जमीन ला देना चाहिए तो पहले खर्चा करना पड़त रही से, रजिस्ट्री वगैरह कराना पड़त रही से, लेकिन अब मात्र 500 रुपया में नामांतरण हो जाही। ये सब व्यवस्था हमन करत हन। और पूरे प्रदेश में सुशासन स्थापित हो, एक लिए हमन सरकार में भी सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन करे हन। और ओकर माध्यम से जितना जो भ्रष्टाचार के रास्ता है वो सब ला बंद करत हन और सुशासन। बढ़ती खबर क्यों? ईरान में फंसे तमिलनाडु के 15 मछुआरे सुरक्षित लौटे चेन्नई। ईरान में फंसे तमिलनाडु के 15 मछुआरे रविवार को सकुशल चेन्नई हवाई अड्डे पर लौट आए हैं। इन सभी मछुआरों की सुरक्षित वापसी के बाद तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बताया गया है कि ये मछुआरे ईरान में उत्पन्न हालात के चलते वहां फंस गए थे। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से इनकी वापसी संभव हो सकी। मछुआरों ने भारत सरकार विशेष रूप से विदेश मंत्रालय का आभार व्यक्त किया।
நல்லபடியா போயிட்டு வாங்க. बढ़ते अगली खबर की ओर। परम पूज्य 14वें दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर शिमला के दोरजे ट्रक मठ में धूमधाम से जश्न। 14वें दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के अवसर पर शिमला के प्रसिद्ध दोरजे ट्रक मठ में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस समारोह में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जन्मदिन के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान, प्रार्थनाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उपस्थिति लोगों ने दलाई लामा की शिक्षाओं और उनके शांति तथा सहिष्णुता के संदेश को याद किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में केंद्र और हरियाणा दोनों जगह भाजपा तीसरी बार सत्ता में है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि आने वाला समय भाजपा का है। आज यह पार्टी 14 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ दुनिया की नंबर 1 की पार्टी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में ये खड़ी हुई है। ये सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये बन चुकी है। हरियाणा में भी भाजपा के अगर हम देखते हैं कि 46 लाख, हमारे 46 लाख से भी ज्यादा लाइव सदस्य हैं। इसके लिए मैं सभी को इन कार्यालयों के उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि जब हम एक ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जहां राष्ट्र को पहले, संगठन को दूसरे और परिवार को तीसरे स्थान पर रखा जाता है, यह कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि केंद्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने पिछले 11 वर्षों में एक ऐतिहासिक इस भारत को एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ाने का जो काम किया है, इन 11 वर्षों के अंदर जो गरीब व्यक्ति की चिंता की है, उसके घर तक एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार की योजना का लाभ पहुंचा है। तो मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के जो मार्गदर्शन के अंदर और आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन के अंदर हम तीसरी बार केंद्र में भी और हरियाणा में भी नॉन स्टॉप इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए सरकार देश के लोगों ने ये दी है। मुझे खुशी है कि आने वाला समय ये हमारा है, जो 2029 का समय भी है, ये भारतीय जनता पार्टी का समय है। हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें मिलकर हरियाणा के, देश के हर घर के अंदर तक पहुंचना है, हर दिल को जीतना है। हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प में विकसित हरियाणा का भी सबसे अधिक योगदान सुनिश्चित करना है। मैं अब वक्त हो चल इसको ब्रेक का। आगे की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।